आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में तेजी गुलजार है आज, क्योंकि आईटी इंडेक्स की तेजी बाजार को बढ़िया सा थ्रस्ट प्रोवाइड करा रही है। इंडेक्स में एक अच्छा मूव है निफ्टी बैंक और आईटी के दम पर। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर और आईटी इंडेक्स भी करीब करीब 18,300 के इर्द गिर्द कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईटी इंडेक्स आज के क्लियर कट विनर है। इंडेक्स लेकर आइए, क्योंकि करीब करीब 4% से ज्यादा की तेजी वहां पर है। रफली 4% की तेजी अभी देखने को मिली। 29,626 का स्तर यहां पर बना हुआ है। फ्रंटलाइन इंडेक्स में से टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, ये पांचों तेजी में है। और मिड कैप में से आप किसी भी एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक, माइंड ट्री, परसिस्टेंट, किसी का भी नाम उठा ली, सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स डे लो के आसपास है, आईटी स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे लो के आसपास है, यानी कि ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में उतनी स्ट्रांग बाइंग नहीं है जितनी फ्रंटलाइन इंडेक्स में देखने को मिले, लेकिन फिर भी फ्रंटलाइन इंडेक्स एक अच्छी तेजी आज दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में 1900 शेयर तेजी में है और करीब करीब 900 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट में तेजी दिख रही है, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स जो है वो दिन के निचले स्तरों के करीब ही कामकाज कर रहा है। बातचीत करेंगे हम प्रकाश सर से, आपके सवालों के जवाब लेंगे और साथ ही साथ मार्केट का रुख रवैया भी उनसे समझेंगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। दो माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज एफएनओ, ये दो सोशल मीडिया के हैशटैग्स हैं जिनका इस्तेमाल करके भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक बढ़िया गैप अप शुरुआत हुई और सो फार मार्केट उसको सस्टेन कर रहा है, लेकिन क्लियर कट आज आईटी और बैंक्स यही दो सपोर्ट हैं। ब्रॉडर मार्केट में इतनी ज्यादा स्ट्रांग बाइंग नहीं है। क्या करना चाहिए? फ्राइडे का दिन है, अब सेकंड हाफ में कैसे देखें मार्केट को? गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसा है कि गैप अप खुला है और जो प्रीवियस हाई था उसके आसपास ही खेल रहा है। अब इतने गैप अप के बाद और ऊपर जाना थोड़ा डाउटफुल लगता है। फ्राइडे का है आपने कहा, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर जो कल जिन्होंने लिया वो प्रॉफिट बुक करेंगे। जो एक चल रहा है आज वो शॉर्ट स्क्वीज चल रहा है। जब ये शॉर्ट स्क्वीज खत्म हो जाएगा तो मेरे ख्याल से फिर थोड़ा मार्केट रेगुलर पे आ जाएगा। निफ्टी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन पर है 18,400, जो हमने हाई देखा है निफ्टी फ्यूचर्स में। बैंक निफ्टी की बात करें, यहां पर थोड़ा वीकनेस है क्योंकि गैप अप खुला, उसके बाद लगातार हम सेलिंग देख रहे हैं। दो बार कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन फिर भी नीचे आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। पॉसिबल है कि 42,000 है वो भी ब्रीच हो जाए और लोअर लेवल करीब देखने को मिल सकते हैं 41,900 या फिर कल का क्लोज। क्योंकि फ्राइडे है, लगता है आहिस्ता आहिस्ता स्लगिश है। दिखाई ऊपर दे रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है बैंक निफ्टी में। तो दिखाई भले ऊपर दे रहा है, लेकिन स्लोली मार्केट नीचे आ रहा है। गावा साहब ने बिल्कुल सही सम अप किया है। एक्चुअल में यही हो रहा है कि इंडेक्स आपको दिख हरे निशान में रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो गेन्स है वो गिव अप कर रहा है मार्केट। अच्छा, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। नासिक चलते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद है, वहां पे चेतन सर हैं बातचीत करने के लिए। चेतन जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरे पास IRCTC 50 शेयर से 842 के रेट से और विप्रो के 50 शेयर से 587 के रेट से। दोनों में चेतन जी आप क्या टाइम दे सकते हैं? 4 से 5 मंथ का। 4 से 5 महीने का। गाबा सर, एक तो 842 के जोन्स में इनके पास IRCTC हैं, करीब करीब 50 शेयर हैं, 752 का स्तर है, 90 रुपये पर शेयर घाटा है। और दूसरा विप्रो, आज तेजी भले ही आई है, लेकिन विप्रो में काफ़ी हायर लेवल्स पे निवेशक फंसे हुए हैं। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, IRCTC का चार्ट तो मुझे लगता है अच्छा ही लगता है। स्ट्रक्चर ही पॉजिटिव है, इसमें डिप्स और भी मिल सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। अच्छा है, जस्ट होल्ड ही करिए। और रही बात विप्रो की, विप्रो का जो चार्ट मैं निकाल लेता हूँ। विप्रो में जो चार्ट है, लगता है कि लो लेवल से एक बाउंस अब मिलना चाहिए। आज आईटी तो अच्छा है, तो अब इसको भी होल्ड कीजिए। हाँ, 415 420 जाएगा, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा विप्रो। यस, मुझे अच्छा लगता है विप्रो। ओके, तो आप दोनों ही शेयरों में फिलहाल तो बने रह सकते हैं और समय दीजिए। जो अपमूव है वो शायद कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़े। अब बिहार चलते हैं। नागेंद्र प्रताप साहब हमारे साथ मौजूद है वहां बातचीत करने के लिए। प्रताप साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार प्रताप साहब। सर NMDC 108 रुपए ये 68 पैसे पर लिए हुए हैं, 108.67। ओके, ये खरीदारी कब की आपकी नागेंद्र सर? सर लगभग 10 दिन हुए हैं। 10 दिन हुए, यानी कि एडजस्टमेंट के बाद ही खरीदारी आपकी। अच्छा गाबा सर, ये डीमर्जर के बाद इन्होंने इसमें एंटर किया है। 108-109 रुपए के जोन्स में NMDC में एंटर करके गए हैं। 1300 शेयर हैं और करीब करीब 5 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। क्या करना चाहिए ना? NMDC में क्लैरिटी नहीं है, साइडवेज जोन पर है, सेलिंग प्रेशर अपर रीजन्स पे है, मुनाफा मिल रहा है, ट्रेडिंग का एटीट्यूड अगर निकाल लो पैसा।
तो नागेंद्र सर यही बोलूँगा कि आप अगर ट्रेडिंग का नज़रिया रख रहे हैं तो पैसा ले लीजिए, करीब करीब 5-7 रुपये आपको मिल रहे हैं, और अदरवाइज आप ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉसेस को और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अब पुलक कुमार घोष साहब मौजूद हैं नोएडा से बातचीत करने के लिए। घोष साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी घोष साहब। अच्छा, मेरे पास 5500 वेदांत है, मेरा परचेज प्राइस है 276। ओके, और कुछ कितना दिन तक होल्ड करने से फायदा हो जाएगा? आप कितना टाइम इसमें भी और दे सकते हैं घोष साहब? हाँ, कितना और समय दे सकते हैं इसको, इस ट्रेड को? तुम्हें मैं 1 साल 2 साल दे सकता है, कोई तुम्हें का कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके ओके। गावा सर, करीब करीब 276 रुपए के दाम पर 5,500 शेयर हैं इनके पास, और रफली 34 रुपये 35 रुपये पर शेयर का मुनाफा है। समय की कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 साल और दे सकते हैं। क्या करना चाहिए अपनी पोजीशन में? फिर क्या दिक्कत है, फिर तो होल्ड ही कीजिए। स्टॉक बढ़िया लगता है वेदांत मुझे, जो अच्छे लो लेवल से 200 के आसपास से बाउंस मिला वो अच्छा है, अपमूव मिलना चाहिए, तो जस्ट कंटिन्यू होल्डिंग इट। स्टॉक बढ़िया है, क्वांटिटी भी अच्छी है, तो होल्ड कीजिए, बने रहने ज्यादा बेटर है। अच्छा, तो गावा सर अगर कोई स्टॉप लॉस ट्रेल करना हो तो क्या रखेंगे? 280 का। ओके, तो घोष साहब आप 280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और अपनी पोजीशन के अंदर बने रहें, ये आपको राय दिया गावा सर ने, और पोजीशंस को आप ट्रेल करते रहें, वो ज़्यादा बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा समय देकर यहाँ पे अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सवाल सोशल मीडिया के जरिए भी आए हैं। एक पराग अशर साहब का सवाल है, इन्होंने 210 शेयर जोमेटो के लिए रखे हैं 49 के दाम पर, 50 रुपये के आसपास पे इनकी खरीदारी है। और गावा सर आज जोमेटो गुलजार भी है तेज़ी में, नंबर्स के बाद बढ़िया चला है, क्या करना चाहिए अपनी पोजीशन में? अब होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लगाइए करीब 60 का और कंटिन्यू होल्डिंग इट। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा रेसिस्टेंस आ सकता है 85 के आसपास, वहां पर ट्राई कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा, लेकिन फिलहाल होल्ड कर सकते हैं जोमेटो। अच्छा, तो अभी तो फिलहाल आप बने रहे, लेकिन तेजी मिले तो 80 रुपए तक के जोन्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक रोहित यादव साहब ने भी सवाल पूछा, इनके पास ओरिएंट पेपर के शेयर हैं, करीब करीब 250 शेयर 41 रुपए के दाम पर। गाबा सर ये मान रहे हैं क्या ये 80 तक के लेवल्स दिखा सकता है क्या अगली दिवाली तक? आप क्या रुख रखते हैं इस पे? 50 तक थोड़ा रेसिस्टेंस है, एक बार 50 पार कर लेगा तो फिर अच्छी तेजी में आएगा। ओरिएंट पेपर अब ट्रेड कर रहा है 40 जोन्स पर, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, 50 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वहां पर उस प्रॉफिट बुक के बैलेंस को होल्ड कीजिए, फिलहाल 50 नजर आता है। अच्छा, एक निधि जी ने सवाल पूछा, इनके पास ओरिएंट इलेक्ट्रिक के शेयर हैं करीब करीब 264 रुपए के दाम पर, और इनकी खरीदारी है 311 शेयरों की, क्या करना चाहिए गाबा साहब इसमें? ओरिएंट इलेक्ट्रिक मेरे ख्याल से लगता है कि लो लेवल्स में 240-250 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, इसके बाद एक अपमूव मिल सकता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो 320 भी आ सकता है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक में बने रहने की राय है। एक तरुण जी ने सवाल पूछा है IEX को लेकर, इनके पास 200 शेयर हैं करीब, और 265 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए IEX में? IEX में लगता है कि जो गिरावट है शायद यहाँ पर थम सकती है इस जोन पर, उस गिरावट का कंफर्मेशन कब मिलेगा कि ये हो गया? मेरे ख्याल जब वो 150 पार कर लेगा, तो मुझे लगता है कि फिलहाल डाउन मूव में है, लेकिन लगता है यहाँ पर वीकनेस कम हो सकती है, यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, तो होल्ड कीजिए फिलहाल IEX। ओके, एक सुंदर साहब ने सवाल पूछा है, इनके पास निफ्टी की करंट वीक की एक्सपायरी की 18,200 की कॉल है 110 रुपए के दाम पर। गावा सर मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, कल तो एक्सपायरी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, और 3 लॉट हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़िया गेन आए, ह्यूज प्रॉफिट आए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ह्यूज पॉसिबल क्यों नहीं है? 18,200 और 375 है, 200 की कॉल है, 375 चल रहा है, आज भी इनको प्रॉफिट मिल सकता है, तो कम से कम 50% तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और बाकी पर कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, फिर और आपको मिलता है तो फिर ठीक और अच्छा, लेकिन कम से कम 50% बुक करना चाहिए बैलेंस पर कॉस्ट। तो आपके पास 3 लॉट हैं, आप ये कर सकते हैं कि 1 लॉट आज निकल जाए, 2 लॉट को आप ट्रेल कर लें, ऐसे करके कैरी फॉरवर्ड करते हुए प्रॉफिट लेते चलें, वो ज़्यादा बेटर है। गैप अप गैप डाउन शुरुआत हो रही है, तो ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है नेक्स्ट डे, तो इसलिए हिसाब से आप अपनी कॉल लीजिएगा। कविता जी का एक सवाल है कि इनके पास रुचिरा पेपर के शेयर हैं 109 रुपये पर, क्या करना चाहिए गाबा सर इसमें? रुचिरा पेपर, मैं चार्ट निकाल लेता हूँ रुचिरा पेपर का, 109 रुपए में अभी चल रहा है, 127 पर स्ट्रक्चर ओके है, अपमूव मिल सकता है, 120 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर 120 तोड़ जाता है तो निकल जाएगा, फिलहाल होल्ड कीजिए, 140-150 के बीच में थोड़ा रेसिस्टेंस है, वहां पर शायद प्रॉफिट बुक कर सकते हैं रुचिरा पेपर।
120 स्टॉप और 140 टारगेट्स, ये दो चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमारे साथ अगला जो सवाल है वो है कृष्णा सिंह साहब का। इन्होंने एक JSL की क्वांटिटी ले रखी है 100 शेयरों की 185 रुपये के दाम पर। ये समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गावा सर इसमें, लेकिन मेटल का अपमूव है, क्या करना चाहिए JSL में? देना ही पड़ेगा, वक्त नहीं है, लगता है आपको मिलना चाहिए। 185 186 ये जोन है, वहां पर रेजिस्टेंस है, वहां पर इनके चला जाएगा। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए और वक्त देना भी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन JSL में करीब 140 के आसपास है जी, तो JSL 140 का एक स्टॉप लॉस, एक सपोर्ट है। 160 के जोन्स में भी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक सवाल आया है पराग फूड को लेकर, 91 शेयर्स हैं और 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 122 रुपए के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए गावा सर? पराग मिल्क और पराग फूड सेम नहीं ना? जी, पराग मिल्क की बात हो रही है। हाँ, तो मेरे ख्याल से 107 पे चल रहा है, होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल। नथिंग टू वरी, जो 70 का जोन देगा तो वहां से एक अच्छा बाउंस मिला है पराग मिल्क में, होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है करीब 220 तक भी जा सकता है इन द नियर टर्म, लेकिन अप मूव ऑन है तो होल्ड कीजिए। लगता है बॉटम आउट हो चुका है। तो यहाँ पे शायद स्टॉक के अंदर ऑलरेडी जो गिरावट है वो देखी जा चुकी है, तो अब बहुत ज़्यादा यहाँ शायद डाउनसाइड ना खुलता हुआ दिखाई पड़े। अच्छा, आगे भी हम कुछ सवालों पर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे आए हैं और कंपनी का मुनाफा करीब 13.5% बढ़ा है। रेवेन्यू में भी करीब 30% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा भी ऑलमोस्ट 50% के आसपास की ग्रोथ दिखा चुका है। कंपनी के चेयरमैन श्री विवेक चंद सहगल सर और साथ ही साथ CFO कुणाल मलानी सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विवेक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पिछली तिमाही हो या ये इससे पहले वाली तिमाही हो, जो एक ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री कंपनी ने मेंटेन कर रखा है वो अभी भी है। टफ सिनेरियो में भी अच्छे नंबर्स डिलीवर किए और अभी भी रोबस्ट नंबर्स कंपनी के इस क्वार्टर में आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो सर, एक्चुअल सिचुएशन सिनेरियो प्रेजेंटली Q3 की कैसी है? क्या काम कर गया कंपनी के लिए Q2 में? थैंक यू। एक करेक्शन, मेरा नाम चंद नहीं है, चांद है। माफी सर। बात नहीं। और हाँ, Q2 जो हमारा है बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। और जिस तरह से हम लोग Q1 में कह रहे थे कि वर्क इन प्रोग्रेस का क्वार्टर है, उसके रिजल्ट्स आपको काफी क्लियरली ऑब्वियस है। बोर्ड ने तो टीम को बहुत कंग्रेचुलेट किया, द टीम्स हैव डन अ वेरी गुड जॉब। और इस तरह से हर मुद्दे को एक एक करके हम लोगों ने सॉल्व किया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम लोगों ने जो ये थर्ड क्वार्टर वर्ल्ड के अंदर में नॉर्मली हॉलीडेज का ज्यादा होता है, तो ये नॉर्मली ट्रेडिशनली वीक क्वार्टर है, पर तब भी सबसे हाईएस्ट हम लोगों ने रेवेन्यू यहाँ पे डिक्लेयर करे। अच्छा कुणाल सर, एक चीज़ ये कंपनी की जो अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट्स है Q2 में सब में ही ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए वायरिंग हार्नेस, मिरर, पॉलीमर्स या इमर्जिंग, कौन सा बिजनेस यहाँ पर आउट परफॉर्म करके गया? हमारे हिसाब से तो सारे बिजनेसेस ने अच्छा किया, डिलीवर्ड बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जी। एंड जो इसमें ट्रेंड्स आई हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडस्ट्री ने 21+ मिलियन व्हीकल्स बनाया। हमारा शेयर प्रीमियम व्हीकल्स में ज़्यादा है, जो कि इंटरेस्ट साइकिल वो सबसे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है उसमें, तो उससे भी हमें बेनिफिट मिला है। एंड हम हरदम कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, उसकी बदौलत हमारी जो ऑर्डर बुक है वो 16.1 बिलियन से 18.2 बिलियन हो गया है, और टोटल बुक बिजनेस 33.9 बिलियन यूरोज है सिर्फ SMRP PV का। तो ये दिखाता है कि कस्टमर्स भी हमें सपोर्ट कर रहा है। हमने जो प्रीवियस क्वार्टर में बोला था कि कस्टमर्स हमें हेल्प करेंगे इस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में, उसका हेल्प भी हमें दिखाई दे रहा है। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, और भी काम होना है इसमें। और सबने मिलके, हमारे 300 फैसिलिटीज है, हमने सबने मिलके बहुत सारे एफिशिएंसी प्रोग्राम्स रन किए, जिसको सबकी बेनिफिट मिली है। तो इसलिए सारे बिजनेस डिविजन्स ने अच्छा परफॉर्म किया हमारे हिसाब से। ओके विवेक सर, करीब 45% रेवेन्यूज US मार्केट से, जर्मनी से और चाइनीज मार्केट से आता है। थोड़ा सा टर्मोइल्स इन स्पेसेस में है,
सो अभी का सिचुएशन सिनेरियो, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, इंडस्ट्री वेटरन भी हैं, सो क्या सिचुएशन है ग्लोबल सिनेरियो में? कुछ पिकअप्स यहाँ पे आएगा डिमांड को लेकर, या कोई कंसर्न एज ऑफ नाउ फेस कर रहे हो वहाँ पर? देखिए, अमेरिका के अंदर तो आज के काफी एविडेंट है कि रिसेशन के ऊपर में ईजिंग होगी अब, क्योंकि काफी कुछ कंट्रोल में। यूरोप के अंदर में जर्मनी हमारा मेजर कंट्री है, उनके पास जितना भी गैस चाहिए उनको इस विंटर्स के लिए वो ऑलरेडी है, प्लस उन्होंने $200 बिलियन ऑन द साइड रखे हुए हैं। चाइना के अंदर में अभी भी थोड़ी सी कमजोरी है कमर्शियल व्हीकल्स में, पैसेंजर व्हीकल्स वहां पे भी ठीक चल रहे हैं, और कोविड का वहां पे कहर पूरा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको मार्जिनलाइज करें, उसको कम करें। और अकॉर्डिंग टू मी द वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली सिक्योर। अगर आगे कुछ और नहीं होता है और कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस नहीं आता है, तो मेरे हिसाब से इट बी अ गुड हाफ, सेकेंड हाफ जो अभी आ रहा है। ओके ओके कुणाल सर, ईवी स्पेस में जो कंट्रीब्यूशन है वो इम्प्रूव हुआ है, कंपोनेंट्स भी करीब 27 से 37% के आसपास ईवीज में पहुंच गए हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड जो ट्रेजेक्ट्री होगी स्पेस में वो कैसे रहने वाली है, कैसे पिक्चर मान के चले हम? नहीं, हमारे ऑर्डर बुक में 27% से 37% हो गई है, जो कि अभी प्रोडक्शन में नहीं आई है। तो ये अभी प्रोडक्शन में आएगी, एंड ये दिखाता है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट लाइंस है वो चाहे तो इंजन एग्नोस्टिक है, बट क्योंकि ईवीज में टिपिकली मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्रोडक्ट्स जाते हैं, इसमें ज्यादा कंटेंट भी होता है, तो ये हमारा 37% और ये ग्रोथ जो हमें दिख रहा है शेयर में, ये दिखाता है कि हमारे प्रोडक्ट्स आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, जो कि इस प्रोडक्ट लाइन में जा सकता है। इसमें क्योंकि कंटेंट भी ज्यादा होता है, तो इससे टॉप लाइन ग्रोथ भी मिलने की संभावना है। अच्छा विवेक सर, बाकी स्पेस अगर ऑटो को मैं साइड रख दूं, एविएशन, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स, आईटी और भी सब सेगमेंट्स हैं जिसमें कंपनी की अच्छी मौजूदगी है, यहाँ पर कैसे नंबर्स हैं, कैसी ग्रोथ है? बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। हम लोगों ने 1750 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ये सोचिए कि कुछ महीने पहले ऑलमोस्ट 100 करोड़ के करीब, 200 करोड़ के करीब था, तो इससे क्लियर ग्रोथ आ रही है, और मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये चारों जो नए सेगमेंट है हमारे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसी हमारी को उम्मीद है। ओके, लास्टली कुणाल सर, स्लाइटली डेट पार्ट जो है थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ा है, करीब करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास के डेट में एक इंक्रीज है। सो गोइंग फॉरवर्ड कैसे इसकी पिक्चर को आप मैनेज करोगे, आगे डेट ईज आउट कैसे होगा? तो ज्यादातर हमारी डेट बढ़ी है वर्किंग कैपिटल से, कि सप्लाई चेन बहुत वॉलेटाइल रहा है इस पीरियड में, तो हमें इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ी है। हमने इस बार प्रेजेंटेशन में भी डाला है कि हमारे पास करीब करीब 2000 करोड़ से ज्यादा इन्वेंट्री है प्री कोविड और पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट में। तो ये जैसे जैसे सप्लाई चेन थोड़ी सी स्टेबलाइज होती रहेगी, ये हमारी इच्छा है कि ये थोड़ी कम हो जाए, और डायरेक्शनली कम होनी भी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूवमेंट पाथ पर है, तो उससे कैश फ्लोज भी आएंगे, उससे भी डेट कम होना चाहिए। और कैपेक्स को हम मैनेज करके रखे हैं, हमने सिर्फ 850 करोड़ की कैपेक्स करी है फर्स्ट हाफ में, उम्मीद है इससे ज्यादा, मतलब इससे हमारी 2500 करोड़ की थी गाइडेंस, हम उससे थोड़े नीचे में ही आएंगे। तो सब कुछ डायरेक्शनली तो लग रहा है कि डेट कम होना चाहिए। कितना जल्दी होएगा ये थोड़ा सी सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है, जितना जल्दी सप्लाई चेन स्टेबलाइज हो जाएगा उतना जल्दी हम डेट को कम कर पाएंगे। अच्छा विवेक सर, दो सवालों को मैं एक साथ क्लब करूंगा। पहला, क्योंकि यूरोप और यूएस मार्केट्स में थोड़ा सा कंसर्न्स भी हैं और रिसेशनरी प्रेशर भी है, तो ये मदरसन के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर देती है कि वहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड आप एक्सपेंशन कर पाएँ या नई इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर पाएँ। और दूसरा, ये क्वार्टर में करेंसी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा था, तो वो कंपनी के लिए कितना एक चैलेंज रहा उसको मैनेज करना है, कैसी सिचुएशन उसके मद्देनज़र देखने को मिली?
देखिए, जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो कंपनी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हर ज्योग्राफी के अंदर में हम लोग मिलके देख रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव है। तो करेंसी जो मूवमेंट है खाली डॉलर के अगेंस्ट में वो है, और हमारी सिंपल थिंकिंग है जिस कंट्री के अंदर में हम हैं उस कंट्री की करेंसी के अंदर हम लोग करते हैं, और बाकी अगर कुछ है तो ट्रांसलेशन लॉस है। पर इतना हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि डिफरेंट करेंसीज के अंदर में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स खरीद सकते हैं, उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये तो हमारी टीम्स के ऊपर में है, वो लोग ये काम करते रहते हैं, और इससे ज्यादा हमारे को कोई वो वारी नहीं है। पर हाँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आप देखिए, जो लास्ट एक्विजिशन हमने किया वो 2.5 साल हमें लगा उसको कंप्लीट करने में। तो कोविड का टाइम है, काफी कुछ चैलेंजेस हैं, पर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हम लोगों के पास बहुत है। तो कोशिश करेंगे कि आपको गुड न्यूज दें। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सर, और एक बार फिर से माफ़ी नाम गलत प्रोनाउंस करने के लिए। और कुणाल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पर डिटेल से बातचीत करने के लिए। शानदार नंबर्स, और बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को ही इस तरह के नंबर्स पोस्ट करने के लिए। मदरसन पे लौट के आते हैं। स्टॉक के ऊपर करीब हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। 71 रुपये का मौजूदा सर है संवर्धना मदरसन, और कल एक बढ़िया स्पाइक नंबर्स के बाद यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा था। आज थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं देखने को मिल रही है। गावा सर, कुछ टेक रखते हैं आप संवर्धना मदरसन पे? मदरसन कंपनी तो मुझे अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया कंपनी है। मेरे ख्याल से ये गिरावट आई है 180 to 70 जोन्स, लगता है यहाँ पर एक संभलना चाहिए, यहाँ से एक अपमूव फिर मिलना चाहिए। इनफैक्ट ये कल मेरा बाइस में भी था मदरसन में। मेरे ख्याल से डाउनसाइड खत्म हो गया, अपसाइड शुरू होना चाहिए। बस ये जगह अच्छी है खरीदने के लिए मदरसन सुनी, फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा लगता है मदरसन सुनी। ओके, अच्छा, एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, पुष्कर सक्सेना है बातचीत करने के लिए पटना से। सक्सेना साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मेरे पास अंबुजा सीमेंट के 60 शेयर्स हैं। ओके। 308.70 के हिसाब से। मेरा समीचीन प्रश्न ये है कि क्या मैं अभी इसे होल्ड करूं या इसमें ऐड करूं? मैं एक लीगेसी इन्वेस्टर हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। सर, आपने 360 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, राइट? 308 रुपए। 308 ओके, 308 पे। गावा सर, ऑलरेडी करीब 200 रुपए से ज़्यादा का मुनाफा इन्हें हो रहा है अपनी पोजीशन में। ये लंबी अवधि के निवेशक हैं और समय तक दे होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अभी 60 शेयर हैं, और एवरेज करना यहाँ ठीक रहेगा 200 रुपये ऊपर, या अभी एवरेज ना करें? क्या करें अपनी पोजीशन में? देखिए, ये कंपनी अंबुजा सीमेंट का जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया है, ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। इनका 200 रुपए का मुनाफा भी है, तो कंफर्ट जोन तो बहुत हाई है। इनको एवरेज करना है। एवरेज करने का एक तरीका है SIP कीजिए बस, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। मेरे ख्याल से एक होल्ड है, अगर एवरेज करना है तो SIP कीजिए। तो आप एवरेज ऐसे नहीं, आप SIP वे में, यानी थोड़ा थोड़ा हर महीने, हर हफ्ते, या जैसा आपका एपेटाइट हो उसके हिसाब से आप एवरेज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आउटराइटली एक बार में अभी एवरेज ना करें। कुछ भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा से बातचीत करने के लिए। भार्गव साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार भार्गव साहब। सर 1000 शेयर है बैंक ऑफ इंडिया के, 68 रुपीज की बाइंग है। ओके, और कितना समय भी और दे सकते हैं आप? मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ सर। ये आपने आज हाल में ही खरीदारी की है कुछ सर? हाँ। ये बढ़िया तेजी देखी बैंक्स की, उसके आधार पर आपने इन्वेस्ट कर दिया? अच्छा सर। गावा सर, 68 रुपए के दाम पर इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया खरीदा है। 74-75 रुपए का मौजूदा स्तर है। करीब करीब इन्हें 6 रुपए 7 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहिए ना? मेरे कहते होल्ड करना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जब मैं चार्ट बैंक ऑफ इंडिया का देखता हूँ तो उसके हद लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, 50 के हायर बॉटम बना है, हायर टाइम फ्रेम पर। इसमें अभी मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लगता है आपको कोशिश होगी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करे। मेरे ख्याल से 110 भी जा सकता है। अब ट्रेड कर रहा है 74, तो मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए जी। तो बने रहना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। आप थोड़ा समय दीजिए, और जिस तरह का तेज़ी है उसको ट्रेल करिए, यानी अपने मुनाफे को आप धीरे धीरे लॉक करते रहिए फर्दर स्टॉप लॉस के साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया गाबा सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए। मार्केट्स के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। 18,294 यानी उसी जोन्स के आसपास अभी भी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 0.5% के आसपास की बढ़त मिड कैप में, 0.5% के आसपास की बढ़त स्मॉल कैप में और 1% के आसपास की बढ़त निफ्टी बैंक में फिलहाल दिखाई पड़ रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1। नमस्कार।